दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मंथन में। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 9th की जो हिस्ट्री होती है वो 10th से लिंक करती है। मतलब जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे जो शब्द आएंगे, ठीक है, 10th क्लास में जो वर्ड्स आएंगे वो 9th क्लास में पूरा उस शब्द के एक चैप्टर दिया है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि जो 10th क्लास में जो वर्डिंग होगी, जो शब्द होंगे हिस्ट्री के, वो यहाँ पे 9th क्लास में उन्हीं शब्दों का चैप्टर यहाँ पे मेंशन है। तो उन शब्दों को वहाँ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आप 9th क्लास में इनको एक चैप्टर के तहत पढ़कर 10th क्लास में उस वर्ड को जो है उसकी मीनिंग को आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से ही 9th में सारी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होंगी। तो करते हैं स्टार्ट। खंड 1 है घटनाओं और प्रक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नासीवादी का उदय का इतिहास पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, तो देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, ठीक है, हम यहाँ पे 14 जुलाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 14 जुलाई 1789, ठीक है, 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। पेरिस की बात हो रही है। ठीक है, तो 14 जुलाई फ्रांस में ही है पेरिस, तो क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम है, तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो 14 जुलाई की बात है। ठीक है, 14 जुलाई मान लो आज, मतलब आपका बर्थडे तो कभी भी आता है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि आपका जो बर्थडे है वो 14 जुलाई को आता है। ठीक है, तो 14 जुलाई मान लो अपनी बर्थडे। ठीक है, वैसा याद करने के लिए ऐसा। तो 14 जुलाई को ये बात है, 1789 1789 की ये बात है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पेरिस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत जो चैप्टर है इसमें एक पेरिस में जो है एक आतंक का माहौल बन चुका था पेरिस में। एक लाइन का मतलब ये है, जो ये सम्राट है यानी राजा है, ने सेना को शहर से घुसने का आदेश दिया था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। सम्राट ने कहा जाओ शहर में घुसो, और दे दिया बिल्कुल आदेश। अफवाह थी कि बहुत सेना नागरिकों पे गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। जैसे कभी कभी नहीं हो जाता कि अफवाहें फैल जाती हैं कुछ भी, मतलब किसी व्यक्ति विशेष पे अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो हो सकता है वो अफवाह हो। हाँ, क्योंकि जब तक किसी से बात नहीं की होती है, ठीक है, किसी से आप क्या बोलते हैं मिले नहीं होते हो, तब तक आप उसके व्यक्तित्व को कैसे पहचान सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी पर आप कैसे कमेंट कर सकते हैं, बताइए ना। तो वैसे ही, ठीक है, समझ रहे हो। जब भी एक उदाहरण से, मतलब एक रोज़मर्रा के उदाहरण समझो कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के बारे में आपसे बोल दिया जबकि आप उससे मिले भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन क्या पता वो व्यक्ति वैसा ना हो जैसा उसके बारे में बताया गया हो। जैसे किसी व्यक्ति ने, मतलब मान लो कि दो दोस्त थे, ठीक है, तो उसने जो है अपने पड़ोसी के बारे में कुछ बताया अपने दोस्त को, ठीक है, कि वहाँ से क्या बोलते हैं, वो तो वहाँ पे तो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो अंकल जी तो बहुत शराब पीते हैं, ऐसा वैसा बोल दिया। ठीक है, मान लो उसने तो वो देखा, तो उसके बारे में एक धारणा बना ली कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, लेकिन उसके दोस्त ने ऐसा सोचा कि शायद वह व्यक्ति शराब क्यों पीता है, क्या पता वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो ना, हो सकता है ऐसा। तो एक अफ़वाह फैला दी कि वो व्यक्ति बुरा ही है क्योंकि वो शराब पीता है, ठीक है। तो वो शराब का कॉज़ नहीं जान रहा, वो क्यों पी रहा है, किस लिए पी रहा है, ठीक है, वो बस ये जान रहा है कि वो पीता है और वो गलत इंसान है,
ठीक है, ये अफ़वाह फैल जाती है सब जगह, क्या पता वो व्यक्ति ऐसा ना हो। ठीक है, उसी प्रकार से ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, अफ़वाह थी कि वह सेना के नागरिकों, वैसी अफ़वाह एक फैल गई यहाँ पेरिस में कि शायद राजा ने क्या किया कि सेना को भेज दिया है और ये नागरिकों पे मतलब जनता पे गोली चलाने का इन्होंने आदेश दिया है। एक अफ़वाह फैल गई। तो देखिए एक वर्ड को समझाने के लिए कितना समय लगता है ना। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है, मैंने बस ये बताया कि 14 जुलाई 1789 की घटना है, पेरिस में आतंक का माहौल था बस। और ये बताया कि सम्राट ने जो है क्या किया, सेना को नागरिकों वहाँ शहरों में घुसने का आदेश दे दिया और अफवाह फैल गई कि वह नागरिकों पर सेना जो है गोली चलाने वाली है। बस लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए, यानी कि इकट्ठा हो गए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। और जब भी कोई विपत्ति आती है तो जनता उसको स्वयं निपटाने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से उनको लगा कि टाउन हॉल के सामने जब वो इकट्ठा हो गए तो उन्होंने एक जन सेना तैयार कर ली। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ठीक है, हथियारों को, अब जनमानस को हथियार भी तो चाहिए। हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवन जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग से वहाँ पे ज़बरदस्ती क्या ले लिया उन्होंने, एंट्री ले ली। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तिल किले को, जेल को तोड़ दिया। बास्तिल एक जेल है, ठीक है, ये बास्तिल एक जेल है, BASTILLE। ठीक है, पेरिस के पूर्वी भाग में है ये। पूरब कैसे होता है, हमेशा डायरेक्शन का हमेशा नहीं होता है, पूरब, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण। ठीक है, ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बस हो गया। तो ये इस साइड, ये पूरब की साइड, ये हमेशा काम आएगा ज्योग्राफी में भी, किसी भी लोकेशन के लिए भी। तो पूर्वी पेरिस में गए, यानी कि इस साइड में था। ठीक है, पूर्वी पेरिस के बास्तिल जो किले की जेल को उन्होंने तोड़ डाला जनता ने, और जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पे कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी जो संख्या थी, ठीक है, यद्यपि उनकी जो संख्या केवल 7 थी, सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वस्त और बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांशतः जनता पाव रोटी भी महंगी कीमतों पे विरोध कर रही थी। बाद में इन दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। लगभग उसी समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे, वो हम जानेंगे। बस सिचुएशन को समझना। देखो, ब्लास्तिन का ध्वंस, ब्लास्तिन याद रखना पेरिस के पूर्वी क्षेत्र में है, किला है, वहाँ पे गोला बारूद मिलने की संभावना लिखी और वो मात्र 7 लोग थे और वहाँ का कमांडर, बास्तिल का कमांडर भी मारा गया था। ये देखिए चित्र के माध्यम से। चलिए अब होता है रियल चीज़ें शुरू। ठीक है, अब हमें पता चलेगा हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि मैंने आपको बताया कि अभी तक 9 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं और मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया। एक सिचुएशन आपको क्रिएट करके दी मैंने, बस एक परिस्थिति दी मैंने कि 17 जुलाई 1789 की बात है। ठीक है, पेरिस में आतंक का माहौल था। देखिए हमको लाइन टू लाइन याद हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसे ही कि हमको याद करने से मतलब है ना, तो फिर हमको रटना नहीं है। ये मैंने बस, देखो मैं ये वाले पेज पे हूँ,
और ये पेज ऊपर है और मैं आपको बिना देखे बता रही हूँ, तो आपके लिए तो आसान सी चीज़ है, कुछ नहीं था उसमें, एक परिस्थिति दी थी बस कि 14 जुलाई 1789 की बात है, एक कहानी की तरह समझो उसको। और क्या हो रहा है, आतंक का माहौल है पेरिस में। बस राजा ने भेज दिया नागरिकों को, सॉरी वो सेना को शहरों में, और नागरिकों को क्या लगा, अफवाह फैल गई पूरे उसमें पेरिस में कि ये तो हमको मारने के लिए आ रहे हैं, बस गोली चलाएंगे हम पे, ऐसा कुछ। जनता भी विद्रोह में आ गई। जनता ने बोला, एक जन सभा तैयार कर ली, जनसेना तैयार कर ली उन्होंने, और बास्तिल के किले में जाकर वहाँ पे क्या किया उन्होंने, विद्रोह कर दिया। कमांडर भी मारा गया बास्तिल का, क्योंकि उनको कहाँ क्या मिल रहा था, वहाँ पे गोला बारूद मिल रहा था। किसको, जनमानस को, जनता को। पाव रोटी तक महंगी कर दी, महंगाई बढ़ गई, तो विद्रोह तो होना ही था। बस अब इसको पढ़ेंगे 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी के जो है उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। अब हमको जैसे कि भारत के पक्ष में लीजिए, भारत का भी एक समाज है ना, भारत हम किस में रहते हैं, एक समाज के भीतर रहते हैं। वैसे जो भी जितने भी देश हैं वो भी सब समाज का एक हिस्सा होते हैं, तो सबका एक अपना समाज होता है। तो 18वीं सदी में क्या हो रहा है कि फ्रांसीसी समाज में क्या परिस्थितियाँ मौजूद हैं, क्या क्या हो रहा है, वो हमें पता चलेगी। अब देखो, वो आपकी 89 की बात थी, ब्लास्टिन वाली ना, 1789 14 जुलाई की, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इससे थोड़े समय पहले का पूर्व का आ रहा है, 1774 में। ठीक है, 74 की बात है, वो 89 की बात थी। ठीक है, ये 74 में चल रहे हैं, हम याद रखना। सन 1774 में बुर्बो राजवंश, ठीक है, बुर्बो राजवंश, एक मिनट, हाँ ये देखिए, तो एक बुर्बो राजवंश की यहाँ, बुर्बो राजवंश याद रखना है, ठीक है। बुर्बो राजवंश, जैसे हमारे वहाँ राजवंश होते हैं, हर्यक वंश, ये सब पढ़ा ना आपने एंशिएंट में 6th क्लास में, तो वैसे ही यहाँ पे हम मॉडर्न में, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड है जिसमें बुर्बो राजवंश, 1774 की बात है। बुर्बो राजवंश, लुई 16, ठीक है, फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन हुआ। जैसे कोई राजा बैठता था, तो वैसे वहाँ का भी एक राजा था लुई 16, जो कि बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता था। 1774 में उसे गद्दी पे बिठा दिया गया, और वो उस समय कितने साल का था, 20 साल का। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोएनिट से हुई थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोएनिट से हुई, राजा एंतोएनिट, याद कर लिया, एंतो, ठीक है, एनिट। राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। देखो कितनी बड़ी समस्या आ गई। राजा के पास क्या होना चाहिए, सुदृढ़ राजकोष की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जब वो गद्दी पे बैठा तो क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया था, सोचो क्या हो गया था। 2 मिनट सोच के पॉज करके बताइएगा क्या हुआ था, ठीक है, खुद से एक्सप्लेन करना। चलिए अब मैं बताती हूँ। राजकोष खाली हो गया। एक राजा के पास जब तक पैसा नहीं होगा तो वो किस बात का राजा ना, उसको सुदृढ़ता, वो कैसे लड़ेगा, सेना को पैसे कैसे देगा, राज्य को कैसे चलाएगा। तो राजकोष कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। बहुत बड़ी समस्या आ गई थी उस पर, लुई 16 पे युद्ध चल रहे थे, तो ऊपर से उसको जब बैठाया गया तो फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, राजकोष खाली हो गया था। वर्साई के विशाल महल राज दरबार को शान शौकत बनाए रखे, फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया। जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना रुपए, वैसी लिवरे, 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था।
10 अरब लिबरे बहुत होते हैं, और उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब तो 10 अरब का तो 12 अरब लिबरे हो गया था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। उसने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार में करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। यह कदम भी नाकाफी रहा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बढ़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेटों में बढ़ गया था। केवल तीसरा स्टेट लोग जनसाधारण का ही कर अदा करते थे। हमेशा तीसरा स्टेट ही कर अदा करता था। देखो, जो प्रथम स्टेट है ये है पादरी वर्ग। पहला स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट है जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सभी यही सिखा रहे थे। भागों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1700 अब आगे 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज में वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और 3 एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मतः प्राप्त थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकारों को भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य व्यवस्था देना और अपने सड़कों के निर्माण, संयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों के करों का हिस्सा टाइड, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरा स्टेट तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर एक था, टाइड धार्मिक कर एक था, टाइल प्रत्यक्ष कर। उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग वस्तुओं में लगाया जाता। इन प्रकार के राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। लिबरे समाज की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्रांति पूर्व सामाजिक समाज में सत्ता, सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। पादरी वर्ग चर्च में कार्य करने वाले व्यक्ति समूह। टाइड चर्च द्वारा वसूला किया जाने वाला कर, यह कृषि का उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। टाइड सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। देखिए 17 मिनट ऐसे ही हो गए, तो इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि 2 पेज में ही बहुत कुछ है और बच्चों को ज़्यादा वीडियो देखना यहाँ पे इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाते, मैं जानती हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको पूरा कर ही लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब यहाँ रिस्पॉन्स आएगा। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तो इंसान नहीं पढ़ा सकता ना, तो फिर इसीलिए अभी ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे विद नोट्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, धन्यवाद आपका।